कुणाला धमकी दिली? मी माझ्या वतीने काही बोलत नाही. माझ्या वतीने कुठल्याही प्रकारची धमकी शमकी मी दिली नाही, स्पष्ट करून देतो. मी फक्त त्यांना अलर्ट करतो की जे लोक सत्ता टिकवण्यासाठी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ शकतं, तर एका माणसाला त्याच्या जीव घेणं हे सरकारला काहीही इतकं मोठं आहे नाही. हे माझ्या वतीने काहीही धमकी नाही आहे. मी फक्त त्यांना अलर्ट करतो, आपल्या लोकांपासून कृपा करून तुम्ही अलर्ट राहा. 58 3 दिवस अगोदर होते. गृहमंत्र्यांची तुम्ही काही बोलले का? कारवाई होतात, कारवाई झाली नाही, रोष आहे, तुम्ही प्रधानचे प्रमुख आहात राज्यातले, तुम्ही काही बोलणं तुमचं झालंय नाही? असा घाणेरड्या प्रवृत्तीचे नेत्यांना मी ज्या दिवशी एकनाथ शिंदे साहेब आले होते त्याच्या पीठ थपथपण्यासाठी मी सांगितलं होतं की साहेब मी मुख्यमंत्री च्या पदाचा आदर करत होतो, पण आज एकनाथ शिंदे नावाच्या माणसाचा मी आदर करायला बंद केलेला आहे. आणि मला नाही वाटतं की एकदा गृहमंत्री पदाचा पद घेतल्यानंतर इम्तियाज जलीलने त्यांना सांगावं की बाबा हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे, आपल्याला कळत नसेल तर कृपा करून गृहमंत्री पदावर खाली उतरा आणि दुसऱ्याला संधी द्या. जाणीवपूर्वक काही नेते राज्यातील वातावरण खराब व्हावं यासाठी विधान करतायत का, की निवडणुका समोर आल्या म्हणून हे जाणीवपूर्वक पिल्लू सोडलं जाते? ते 100% मतलब आता सिद्ध झालेला आहे. आणि याच्यामध्ये फक्त मी जे सत्तामध्ये बसलेले आहे त्यांना दोष न देता जे विरोधी पक्षामध्ये बसलेले आहे त्यांचीही इतकी जबाबदारी आहे. माझ्या धर्माच्या बद्दल बोलल्यानंतर इतके सारे जे मुस्लिम नेते वेगवेगळ्या पार्टीमध्ये आहे त्यांना राग नाही आला का? त्यांना हे कधी आपल्या नेत्याला विचारण्याचा वेळ आली नाही का की बाबा एकदा आमच्यासाठीही रस्त्यावर बसू? नाहीतर काय लावलं काय तुम्ही की कोणीतरी नेता येतो असा डीजीला पत्र, आपल्याकडे पण हे चलन आहे, पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ, पोलीस कमिशनरांना मेमोरंडम देताना, फोटो काढताना, मग बाहेर युट्यूब वाले आहे, मीडिया वाले उभे आहे, आपला रोष व्यक्त करायचा, सोशल मीडियावर व्यक्त करायचं. हे अशा पिल्लूंना आज तुम्ही कंट्रोल नाही केले तर उद्या रस्त्यावर चालणारा माणूस जे आहे ना, ते एकमेकांच्या धर्माच्या बाबतीत ते कोणत्या शब्द वापरतील आज आपण हे बोलू शकत नाही. म्हणजे आज जे नियम आहे, कायदा आहे, त्याचं पालन करा ना तुम्ही. म्हणजे याच्यापेक्षा काय दुर्दैव असू शकतो की हायकोर्ट म्हणतो की ते फक्त काढून टाका. एक लाईन हायकोर्टाने म्हणायला पाहिजे होतं की अशा प्रकारच्या कोणत्याही जाती धर्माच्या बाबतीत कोणीही बोलू नये. ते आमच्यावरही निर्बंध आला असता. काढून टाका. तुम्ही आमच्यावर दबाव टाकू शकत नाही. आम्ही आलो कशाला, हायकोर्टामध्ये गेलं कशाला की पोलीस कारवाई करत नाही. कधी झालं हे प्रकरण? मी सगळं सविस्तर सांगितलं ना. वी रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी. आम्ही ज्युडिशरीचा आदर करतो, पण इतकं बोलून चालतं का काम की पोलीस, मुंबई पोलीस सायबर सेलचा मदत घ्या आणि ते त्याचं जे स्टेटमेंट आहे, वक्तव्य तर सोशल मीडियावर काढून टाका. आणि जेव्हा त्यांना हे सांगण्यात येते की खूप सारे लोक भूक हडताळवर बसलेले आहे, वातावरण खराब होऊ शकतो, तर तुम्ही आमच्यावर दबाव टाकू नका. नाही, दबाव टाकण्यासाठी नाही आले. आम्ही तुमच्याकडून न्याय मागण्यासाठी आलेले आहे. आणि खरं तर बघायचं असेल तर अशा मुद्द्यावर कोर्टानी, सुप्रीम कोर्टानीही हायकोर्टानीही स्व मोटो ऍक्शन घ्यायला पाहिजे होतं. विचारायला पाहिजे होतं की हे काय चाललेलं काय आहे. म्हणजे आज हे जे वक्तव्य यांनी केलेले आहे, हे सेमडा जे हे आहे, तसं वक्तव्य मी केलं असतं तर आता काय आहे की आमच्या, ठीक आहे, आम्ही एक आदर करतो जेव्हा बोलतो ना आम्ही, तर मला एक नागरिक म्हणून तर हे होतो ना की आपण कुठे चाललेले आहे. आम्ही मग न्याय कुठून, आम्ही नेत्यांकडे गेलो, जे सगळ्यात
वरच्या कुर्सीवर बसलेले आहेत तेच बोलतो की नाही तुझ्या केशाला मी हात लावू देणार नाही, पोलीस काही करत नाही आणि न्यायाकडे गेलं तर न्याय म्हणतो आमच्यावर दबाव टाकू नका. नाही नाही, ते खूप चांगलं राज्य झालेलं आहे. कशाला आपण आता युपी बिहारचे लोक काय म्हणू लागले का कुठे काय झालं ना हे काय महाराष्ट्र आहे का? तिकडचे लोक आता हे बोलू लागले. कुठली नाही, 8 तारखेला ओवैसी साहेब येणार आहे. आमची तयारी पूर्ण झालेली आहे. समजा ज्यांच्याकडे काही संकेत नाही आले, 3-4 दिवस राहिलेले आहे, त्यांच्याकडे काही संकेत नाही आले तर आमचा फॉर्म डिस्ट्रीब्युशनची प्रक्रिया आम्ही सुरू करणार आहे. मग एक गोष्ट स्पष्ट की पराभव झाल्यानंतर माझ्यावर बोट दाखवू नका. तुम्ही किती ठिकाणी मग कितीही त्याच्यामध्ये काही नाही. नो 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 असं नाही. मग 288 आणि लढू मी, माझी तर काही ताकद आतापर्यंत कोणी नाही कसलं माझ्यापेक्षा माझा पार्टीचा खूप महत्वाचा आहे. इम्तियाज जलील महत्वाचा नाही आहे. ते 8 तारखेला ओवैसी साहेब येणार आहे आणि ओवैसी साहेब याच्या बाबतीत निर्णय घेते. 8 तारखेला तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकतो की इम्तियाज जलीलचं काय आहे फ्युचर, त्यांना काय घडणार का नाही घडणार. आमच्याकडे काही तयारीची आवश्यकता नसते. आता इलेक्शन लढलेलं आहे, काही सांगता येईल. महाविकास आघाडीचा काही कोई बिल पास नहीं होने. कहाँ है बिल, लेके आइए, बताइए पास करने के लिए कहाँ है, बताइए बिल लेके आइए. कोई भी आपको कुछ भी कहेगा और आप उसका सुन लेंगे, बिल की कॉपी बताइए कहाँ पे है करके डालिए सोशल मीडिया के ऊपर. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये मांग की थी कि आप इस तरह के बिल का ये करिएगा. कोई भी कुछ भी बोल रहा है और अपने उसके ऊपर बिल की कॉपी दीजिएगा कहाँ पे है करके. मैं तो पार्लियामेंट के अंदर हूँ ना, वेबसाइट के ऊपर, और ये महाराष्ट्र के हद तक का नहीं रहता है. बिल अगर आएगा तो सेंट्रल लेवल के ऊपर आना चाहिए. सेंट्रल लेवल का बिल बनेगा, राज्य का बिल नहीं बनेगा. नाही, मोर्चा खूप महत्वाचा आहे. असे कितीही पद येणार जाणार, पण आज जे महाराष्ट्रामध्ये जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, मला असं वाटतं की कोणीतरी हिम्मत करून मर्द सारखा, नाहीतर मी मुंबईचे सगळे नेते जे आहे ना मुस्लिम समाजातले, त्यांना घुंगरू पाठवणार आहे. करा ठुमके त्यांचं तुमच्या नेत्यासमोर. पोलिसांना धमक्या देतात, नितेश राणे मुस्लिमांना धमक्या देतात. आता याच्यातून स्पष्ट होतं ना बाबा की कोणी त्याला पाठवलेले आहे. मग पोलिसांनी हे विचार करायला पाहिजे की आमची गरिमा, आमच्या रेप्युटेशन या माणसामुळे, आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेब यांनी बोललेले आहे की आमचे जे पिल्लू सोडलेले आहे त्यांच्या बाबतीत काही करायचं नाही, ते बिचारे काय करते. पण जसा मी आज निर्णय घेतला ना, एक तरी अधिकारी उभे राहा, ठोकून काढा त्याला. कशा प्रकारे ते पोलिसांच्या बायकोंच्या विरोधात बोलत आहे. अरे तू सांग काय म्हणजे त्याचा 5 दिवसानंतर मुंबई जाम करणार आहे का? 5 दिवस आम्ही देतो, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही 6व्या दिवशी पूर्ण महाराष्ट्राची मीटिंग कॉल करणार आहे आणि त्याचा डेट फायनल करून महाराष्ट्राने इतकं मोठा मुंबईकडे कूच करणारी रॅली बघितलं नसेल. कारण इश्यू असा आहे की ज्याच्यामध्ये कोणीही कॉम्प्रोमाइज करायला तयार नाही आहे. काही असेल जे नेते आहे ना उसके अंदर, ज्यांना आपला अजित पवार सोबत एक फोटो पाहिजे, देवेंद्र फडणवीस साहेब सोबत फोटो पाहिजे, आता तो उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सोबत पण भगवे घालून फिरत आहे.
ते लोकांना सोडलं तर सामान्य मुस्लिम समाज या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. तुम्ही सर एवढा मोठा तुम्ही मुंबई देशी घेऊन जायचं म्हणता, नाशिकची घटना आपण अर्धाच पाहिली नाही, तुम्ही नाही त्या ठिकाणी कशी पण ह्या तुमच्या रॅलीमध्ये काही तगाफटका झाला तर त्याची जबाबदारी कोण? मी देतो ना तुम्हाला 5 दिवस टाइम देतो ना तुम्हाला. आणि मी खोटं बोलत असेल, मी काय नियमाच्या बाहेर जाऊन बोलत असेल, मी काय म्हटलं की मी तुम्हाला फक्त येऊन संविधानाची पुस्तक भेट करणार आहे. जे तुम्ही विसरलेले आहे की हे देश संविधानाने चालणार आहे, तुमच्या गुंडागर्दीमुळे चालणार नाही आहे. ते संविधान तुम्हाला देण्यासाठी. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही बाबा मुंबईमध्ये खूप गर्दी होणार, आम्ही कशा कंट्रोल करणार, मग तुमची जबाबदारी 5 दिवसामध्ये काहीतरी कारवाई करा, नाहीतर आमची तयारी आहे. ओके सर, देखिए, महाविकास आघाड़ी जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है, महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार है. ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली. अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतज़ार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं. फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे. और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं. हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे. अगर आप और हम साथ में मिलके आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे. हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे. और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं. हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है. तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके. अभी भी 3-4 दिन का वक्त है. अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा. तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है. आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है. आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे. उसका कोई लिमिट नहीं है. हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. आप कहां से लड़ने वाले? देखिए, एक पार्टी के उसमें एक शख्स बहुत मायने नहीं रखता है. हो सकता है कि असद साहब मेरी जगह किसी और को दे दे. तो पार्टी अहम होती है और मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं उसमें. तो मुझे बार बार पॉइंट करके कि मैं कहां से और मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा करके, तो आप मेरी पार्टी को छोटा कर रहे हैं और मुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए. उसके अंदर जो भी फैसला है वो पार्टी तय करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब. देखिए, अभी कुछ दिनों से जो मामलात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले वो बदमाश किस्म का जो महाराज, उसने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया इस्लाम मजहब के बारे में और मुसलमानों के लिए अपनी जान से ज़्यादा जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है,
पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में इसके लिए गुस्सा था। और उसी दिन देश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी दिन आते हैं, उस गुंडे मवाली को बाजू में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगने देंगे। उनका उस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई एक टपोरी बोल रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, कोई जात का नहीं होता है। मेरे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो हमारी नजरों में उनकी क्या इज्जत रह गई है ये हम जानते हैं और हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है। करके हुआ क्या है, 58 FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 58 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि 58 जब FIRs रजिस्टर हुए हैं, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर विषय हुआ है, जो लोग नाराज है, पुलिस स्टेशन में जाकर FIRs रजिस्टर करवा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर पुलिस खामोश बैठी है, तमाशा बनकर देख रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं ये अपील करने के लिए कि ये इस तरह का स्टेटमेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। और अदालतों के हम इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर वो जो महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है उसको सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। जब अदालत को यह बताया जाता है कि कई शहरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, तो अदालत का कहना होता है कि आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। हम अदालत को यह कहना चाहते हैं हम कतई दबाव नहीं डाल रहे। हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें पूरा यकीन है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है। इस वजह से हम इंसाफ मांगने आपके पास आए। आप कम से कम एक शब्द बोल देते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए, पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे ऊपर भी वो प्रतिबंध होता। कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो सेमड़े पोटे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी। और हम वहां पर आके कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम पूरा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आएंगे और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपको हम एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक आपको गिफ्ट करने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के बड़े IPS ऑफिसर्स को फ्रेम करके वो जिस वक्त IPS की शपथ ले रहे थे, उस शपथ की याद दिलाने के लिए वो शपथ हम फ्रेम करके IPS ऑफिसर्स को और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम देंगे कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। ये सरकारें आएगी, ये जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस राज्य के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 FIRs होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से, अब कहीं पर कुछ होता है तो कोई जरूरत नहीं FIR करने की। महाराष्ट्र की सरकार ने हमको संकेत दे दिया है कि तुम्हारी FIR सिर्फ हम कागज काला करने के लिए करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार हैं। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है, हम आएंगे, मुंबई की तरफ कूच करेंगे। देखिए रामगिरी, एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है,
जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मजहब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया। वो कर तो लिया और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन महाराज, अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी खत्म कर डाले तेरे अपने लोग। तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी घटिया हरकत को अपना सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। इसलिए मैं ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के DG को भेजा हूं और उनको ये बताया हूं, 3 दिन पहले भेजा हूं, उनको ये कहा हूं कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बंबई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले, या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे, या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माओ और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि DG के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना, तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस खत्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, अगर मैं मुंबई आ रहा हूं और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेते हैं, तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहां पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका, कभी दिल में यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूंगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके। क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ, किसी काम के नहीं है तुम। वो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहां पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई MIM की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है, तो हमारे साथ चलिए। किसी पार्टी के बैनर के अंदर तले नहीं, हम तिरंगे लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। तिरंगे लगाकर है तो एक मर्तबा फिर मुंबई की तरफ कूच करेंगे। देखिए, पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, RSS के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक IPS ऑफिसर खड़े रहकर
कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, वे पोस्टिंग खराब दे डालेंगे, इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। देखिए, ट्रेन का जो वाकया हुआ है वो सबने देखा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के खबरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और आईजी और एसपी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम न्याय व्यवस्था और कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन अंदर से भी हमको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो रही है प्रोसीडिंग की वजह से, तो आप एक बार उसको स्टैंड क्लियर कीजिए कि कोर्ट भी ऐसा क्यों शांत बैठा है? नहीं, हमें देखिए, हम कोर्ट का आदर करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट से हम ये उम्मीद कर रहे थे, हम कोर्ट में गए क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पुलिस खामोश बैठी है, सरकार जो बोलने वाले हैं उनकी पीठ थपथपा रही है, तो हम आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कहां से? तो हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों को ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर से निकाल दो। हाई कोर्ट ने यह भी कहना चाहिए था कि अगर ऐसा इस तरह का कोई वक्तव्य किसी जाति, धर्म और मजहब के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून है। 58 FIR रजिस्टर हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या हम खामोश सिर्फ आपके रजिस्टरों के अंदर है तो हम कागज को काला करने के लिए हम आके आपके पास FIR दर्ज करा रहे हैं?